हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। यह फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं ना, वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सी वह शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय नहीं बल्कि सभी दिशाओं में होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाला खेल खेलते हैं। चलिए अगला है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पहले बच्चा यहाँ पर बॉल यानी कि गेंद पकड़ा, ठीक है, पकड़ना सीखा। फिर उसके बाद चिमटी पकड़ना से इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखा, चिमटा पकड़ करके फिर उस चिमटे के माध्यम से मटर उठाना सीखा, ठीक है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बॉल उठाया, बॉल को उठाने में उसकी पूरी हाथ यूज़ हुई होगी, उसके पूरे हाथ के मसल्स यूज़ हुए होंगे। इसके बाद फिर वह जब चिमटा पकड़ा तो उसके लिए उसकी उंगलियां सक्रिय होंगी उंगलियों के माध्यम से। तो यहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया है वह शीर्षगामी नहीं है, समीपस्थ दूरस्थ हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। समीपस्थ दूरस्थ माध्यम से सेंटर से परिधि से केंद्र से परिधि की ओर जो विकास की प्रक्रिया होती है उसे समीपस्थ दूराभिमुख प्रॉक्सिमल डिस्टल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यहाँ पर जीन पियाजे नहीं होंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर यहाँ पे राइट हो जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाते हैं। बुद्धि एकल इकाई को नकारा है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस को किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो यहाँ पर जो पूछा है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? दूसरों की, ठीक है ना। तो अस्थानिकीय बुद्धि, स्पेशलिक बुद्धि को यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंतरावैयक्तिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ पे प्रकृति से जो लगाव रखते हैं जैसे कि कवि वगैरह हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक जो कि खुद की भावनाओं को जानकारी रखते हों वह अंतःवैयक्तिक होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दूसरों की नीयत और इच्छाओं को जो जानता है उनमें कौन सी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक दे रखा है, प्रकृतिवादी दे रखा है, संगीतमय दे रखा है,
अंतर्वैयक्तिक, यहाँ पर इंटरपर्सनल का मतलब हो जाएगा दूसरों के मन की बात को जानना, गलत हो जाएगा। संगीतमय, जिसमें जो संगीत के प्रति ज़्यादा संगीत के प्रति रुझान महसूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यह भी गलत हो जाएगा। प्रकृतिवादी यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेचुरलिस्टिक जो बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि जिसमें होती है, वह वनस्पतियों, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पर दे रखा है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी में जो इसे मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकृतिवादी है तो यहाँ पे जो वनस्पति वगैरह से संबंधित हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। भाषाई लिंग्विस्टिक, जिसमें भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, इस प्रकार की बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बुद्धि अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल बुद्धि, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी मन की अंतरात्माओं को अच्छी तरह से जानने की बुद्धि रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक का हो जाएगा दूसरों के मन की इच्छाओं को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, गलत हो जाएगा। बाधक नहीं है बल्कि सुसाधक है। विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बोलने सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मातृभाषा में उन्हें एक्सप्लोर करने की अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा। तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए माध्यम का निर्देश देती है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना, गलत हो जाएगा। रटने की क्षमता का परीक्षण करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, बच्चा रट रट के तोता रट्टू तोता बनता रहेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर जोर नहीं देती है। मूल्यांकन का इसका उद्देश्य भी नहीं है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, किसी का मापन नहीं करना है हमें मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है ना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां और अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार मूल्यांकन किसकी उद्देश्य की जानकारी देता है? तो विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी सकती है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कि विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर उनकी कमियों को हम जब जान पाएंगे, समझ पाएंगे मूल्यांकन के द्वारा, तो उनको कक्षा में और कक्षा से बाहर उनकी सहायता करने के लिए हम लोग उसके लिए उपाय ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान,
परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर सकर्मकता से थॉट हो जाएगा, सकर्मक अनुमान यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञापित चिंतन। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चा क्या करने में योग्य होता है? तो यहाँ पर प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी कर पाता है, बच्चा रिवर्सिबिलिटी कर पाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन नहीं होगा, यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अमूर्त चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक में आता है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग ऐसा कुछ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी आती है, अनुत्क्रमणिता आती है। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।